तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का 5000 साल पुराना इतिहास सुनने में लगता है ना कि ये तो बस पुरानी किताबों में दबी हुई बातें होंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम राजस्थान के इसी विशाल इतिहास को डिकोड करने वाले हैं और आप देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने इन राजवंशों की जड़ें आज भी हमारे आधुनिक सिस्टम में गहराई तक जुड़ी हुई हैं। सच कहूं तो इस प्राचीन इतिहास को समझना कोई हॉबी या शौक की बात नहीं है। ये आज के समय में इस राज्य का प्रशासन चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। जरा आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2021 की इस परीक्षा योजना को देखिए। ये साफ तौर पे साबित करता है कि अगर आपको आज इस राज्य को चलाना है तो इसके जटिल अतीत पे आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। और इसी सिलेबस का ये हिस्सा देखिए। ये एकदम शानदार तरीके से उन खास राजवंशों की लिस्ट देता है जिन पर इस परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। गुहिल, प्रतिहार, चौहान और राठौड़। बस यही वो नाम है जो हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो नामों और तारीखों के भारी जाल में उलझने के बजाय हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे। हम राजपूताना की एक बड़ी पिक्चर से शुरू करेंगे, राजवंशों के उदय को समझेंगे और फिर सीधा राठौर वंश की एक डीप डाइव केस स्टडी पर फोकस करेंगे, उनके स्वर्ण युग से लेकर मुगल और अंग्रेजों के दौर तक। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, राजपूताना की विरासत। देखते हैं कि ब्रिटिश राज में राजपूताना कहलाने वाले इस इलाके का असली बेस क्या था। इसे राजाओं का घर ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसका स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, यहाँ 23 बिल्कुल अलग और आज़ाद रियासतें हुआ करती थीं और 1947 में जाकर इन सभी को एक साथ मिलाकर वो एक राज्य बना जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चमत्कार है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, राजवंशों का उदय। कहानी 700 ईस्वी के आसपास शुरू होती है, जब इस क्षेत्र में प्रमुख राजपूत कुलों ने अपनी ताकत का परचम लहराना शुरू किया। अगर हम इतिहास के इन हैवी वेट्स यानी सबसे ताकतवर कुलों को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ मंडोर और कन्नौज के प्रतिहार थे, दूसरी तरफ मेवाड़ का वो विशाल वंश था जिसमें गुहिल और सिसोदिया आते हैं, और फिर शाकंभरी और जालोर के चौहान। इस डेटा से हमें एकदम क्लियर आइडिया लग जाता है कि किस दौर में, किस इलाके पर, किस राजवंश का दबदबा था। यहाँ से हम अपने तीसरे सेक्शन यानी राठौर वंश के उत्कर्ष की तरफ मुड़ते हैं। अब हम उस बड़े कैनवस से बाहर निकलकर इतिहास के सबसे बेहतरीन तरीके से दर्ज किए गए राठौर राजवंश पर पूरी तरह से जूम इन करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट है, राठौड़ों की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। एक तरफ हमारे पास 10वीं सदी के ठोस पुरालेखीय सबूत यानी शिलालेख हैं जो बताते हैं कि ये मारवाड़ में आए राष्ट्रकूटों से निकले हैं, लेकिन दूसरी तरफ नैणसीरी ख्यात जैसे बाद के चारण साहित्य और लोक कथाएं हैं जो इन्हें राव सिंहा के जरिए कन्नौज के गहाड़ वालों से जोड़ती हैं। मतलब ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास ठोस सबूतों और स्थानीय लोक कथाओं का एक गजब का मिक्सचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, मारवाड़ का स्वर्ण युग। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये राठौर जो कभी खानाबदोश जीवन जीते थे, अचानक से एक बेहद ताकतवर और जमीन से जुड़े शासक वर्ग में बदल गए। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में एक गेम चेंजर है। 1226 में राव सिंहा की शुरुआत के बाद लगभग 1400 ईस्वी में राव चुंडा ने मंडौर को अपने कब्जे में ले लिया, और फिर देखिए कैसे यह कुल नई ताकतवर शाखाओं में बटा। 1453 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया और उनके ही बेटे राव बीका ने 1465 में बीकानेर की नींव रख दी। बड़े बड़े पत्थरों के किले बनने लगे और वो पुराना खानाबदोश जीवन पूरी तरह से एक पक्की और शक्तिशाली राजशाही में बदल गया। और इस जबरदस्त विस्तार का नतीजा क्या हुआ? 1947 तक आते आते इन राठौर शाखाओं का कुल साम्राज्य लगभग 60,000 वर्ग मील में फैल चुका था, मध्य भारत से लेकर गुजरात तक। इसमें जोधपुर, बीकानेर, रतलाम और किशनगढ़ जैसी 9 गन सल्यूट यानी तोपों की सलामी वाली रियासतें शामिल थीं। इसके अलावा सरायकेला और जुब्बल जैसे कई बिना सलामी वाले राज्य भी इनके अंडर थे। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से पर, मुगल, अंग्रेज और उसके बाद।
जब मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज का भारी दबाव पड़ा तो इन राठौर राज्यों ने खुद को कैसे बचाया? यहाँ इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म देखने लायक है। इतिहास एकदम न्यूट्रल होकर हमें दिखाता है कि कैसे इन्होंने समय समय पर बिल्कुल अलग रणनीतियां अपनाईं। जब जरूरत पड़ी तो अकबर के खिलाफ राव चंद्रसेन ने भयंकर प्रतिरोध किया। जब कूटनीति की जरूरत थी तो मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधन किए, उनकी सेना में सेवा दी। और जब बात स्वाभिमान पर आ गई तो औरंगजेब के खिलाफ 30 साल तक चलने वाला एक लंबा और ऐतिहासिक विद्रोह भी किया। और अंग्रेजों के साथ तो इनका टकराव किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 1805 में महाराजा मानसिंह ने मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों से प्रोटेक्शन मांगे, लेकिन 1838 आते आते क्या हुआ? अंग्रेजों ने साधु सन्यासियों के भेष में घूम रहे जासूसों को पकड़ा। जी हाँ, महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा सीक्रेट नेटवर्क बना रखा था, जिसके तार पंजाब और अफगानिस्तान तक जुड़े थे। इसी का नतीजा था कि 1839 में अंग्रेजों ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और महाराजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। और यही वो गुस्सा था जो बाद में 1857 में आउवा के कुशाल सिंह के बड़े विद्रोह के रूप में फूट के बाहर आया। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचकर देखिए, 5000 सालों का ये इतना स्वतंत्र, इतना विशाल और गहरा वंशानुगत शासन इतनी आसानी से एक सिंगल आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में कैसे घुल मिल गया? वो पुरानी सत्ताएं आज के इस नए ढांचे में कैसे फिट हुईं? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे आज के पॉलिटिकल सिस्टम की जड़ें इसी इतिहास में कहीं छिपी हुई हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।